किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो क्लास के बीच में तो आप चैट कॉलम से पूछ सकते हैं, क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। देन क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको 2 टू 3 मिनट्स का टाइम दूँगा, वहाँ पे आप मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और क्लास एंड होने से 5 मिनट्स पहले मैं आपको टाइम दूँगा, ठीक है? ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स कौन-सा इकोनॉमिक्स है, तो दिस इज़ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो आप लोग ये बताएँ कि इसमें से कितने लोग हैं? अ, ओके सर, स्टार्ट नाउ सर। हाँ, बिल्कुल। आप लोग ये बताएँ इसमें से कितने लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है? आपका इकोनॉमिक्स का क्या बेस है? क्योंकि मुझे भी ये पता होना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका बेस कैसा है? ये मैं पता चलेगा, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा या फिर अगर आपका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एक लेवल हाई आपको पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल बेसिक से भी मैं उसी लेवल को टच करूँगा और अगर आपका थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर है, तो मैं एक स्टेप से हाई स्टार्ट करूँगा और फिर उसी लेवल को टच करूँगा जो आपका सिविल सर्विसेज़ का लेवल है, ठीक है? तो मैं एक बार आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। आई एम द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, ओके। नो सर स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ओके, ओके, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हैविंग होल्ड ऑन इट, अरे वंडरफुल! हैविंग होल्ड ऑन इट, गुड। आमीन, फिर आपको तो मज़ा आएगा। ओके, फिर मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको क्वेश्चंस दूँगा, तो आपको वो सारा क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है? और वो क्वेश्चंस कैसे करना है, तो आपको एक क्वेश्चंस को आपको पेपर पे लिखना है, उसका फ़ोटो लेना है और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस सारे फ़ोटो को जो भी आपने लिखा है, उस आंसर को आप सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है? तो मैं 1-2 क्लास बीच करके आपको एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए दूँगा। ताकि आपका आंसर राइटिंग भी साथ-साथ क्लियर होता चला जाए। देन मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा इससे रिलेटेड पास्ट ईयर यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही क्लियर करवाऊँगा। मैं कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ता हूँ कि बाद में आप अपने से कर लेना। मैं जो भी क्वेश्चंस होगा वो सब कुछ मैं आपको क्लास में ही क्लियर कराऊँगा, ठीक है? तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस शो करें। 1-2 दिन आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स का बेस बनाना है। जिनका इकोनॉमिक्स का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जिनका होल्ड है, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? बट जिनका बिल्कुल बेसिक है, उनको थोड़ा-सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा इकोनॉमिक्स का अपना बेस बनाने में। वन्स आपका बेस बन जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है? मैं आपके सामने आपका टॉपिक क्लियर करूँगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स हैं, आपको खुद ही उस सारे क्वेश्चन्स को क्लियर करना है। मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगा, आंसर्स आप लोग मुझे बताओगे और ये भी मुझे बताओगे कि आप अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जितना भी डाउट आपका होगा, ये सारा डाउट आपका क्लास में ही क्लियर होगा। कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि बाद में आपका ये डाउट क्लियर हो या बाद में वो डाउट क्लियर हो। जो होगा सब यहाँ होगा, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये मैं आपको थोड़ा-सा बेस बता दूँ, ठीक है? कि इसको पढ़ना कैसे है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये भी चीज़ बता दूँ कि आप ट्रेंड देखो इकोनॉमिक्स का। 2013 में अगर आप देखोगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रो भी बता देता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ना है आपको, कितना आपको इस पे वेट फ़ोकस करना है, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत वा ह्यूज है, बहुत वास्ट है। तो आपको लिमिटेड रिसोर्स आप रखना है, उसी लिमिटेड रिसोर्स से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो 2013 में एक बार आप देखो पेपर को एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि 2013 में कितने क्वेश्चन्स आए थे इकोनॉमिक्स से तो 18 क्वेश्चन्स आए थे। अगर 2014 में आप देखोगे तो नियर अबाउट 10 क्वेश्चन्स आए थे। अगर आप 2015 का देखोगे तो क्वेश्चन्स बिल्कुल डबल हो गए थे, 21 क्वेश्चन्स और यहाँ से इकोनॉमिक्स का वेटेज आपका स्टार्ट हो चुका था। 2016 में अगर आप देखोगे तो 29 क्वेश्चन्स आए थे, नियर अबाउट 30% ऑफ द पेपर। 2017 में आप देखोगे तो फिर आपको दिखेगा 29 क्वेश्चंस। 2018 में देखोगे तो इसमें नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस आए थे। 2019 में देखोगे तो यहाँ भी नियर अबाउट 28 क्वेश्चंस आए थे और 2020 का देखोगे तो यहाँ भी नियर अबाउट 27 टू 28 क्वेश्चंस आए थे। तो आपको दिख रहा है कि जो इकोनॉमिक्स का जो पूरा पेपर है, सॉरी पूरा जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसका 1/4 टू 1/3 पोर्शन के बीच में इकोनॉमिक्स कवर करता है। इस इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीकल्चर वगैरह पोर्शन भी आता है, ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब इस इकोनॉमिक्स को हम लोग को कवर कैसे करना है, तो हमको क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करना है।
ताकि आपका क्लास के साथ-साथ आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होता चला जाए और जब क्लास ओवर हो तो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो क्या-क्या प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना है? इस क्लास का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, इसलिए आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीच-बीच में आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि कोई इम्पोर्टेंट टर्म्स हो जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखते जाओ। क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत यूज़ होता है, अगर आपको लगता है कि अभी समझ गए, 10 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। तो आप प्लीज़ अटेंटिव रहना क्लास में, कॉपी पेन लेके बैठना, बिना कॉपी पेन के क्लास में मत आना। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है। दो आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, बट फिर भी आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपको उस टाइम पे लाइव जब क्लास चल रहा होता है, जैसे अभी लाइव चल रहा है, तो उस टाइम पे जो भी आपको डाउट होगा बुलेट पॉइंट में लिखोगे, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप क्लास के बाद कल पूछ सकते हो, परसों पूछ सकते हो, तो ये सब चीज़ आपको याद रहता है, ठीक है? सबसे पहले थ्योरी पोर्शन आता है। थ्योरी पोर्शन में जो भी पास्ट ईयर्स के यूपीएससी क्वेश्चन हैं, उनको भी कवर करना है। और यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ से पिक करूँगा और वो भी मैं आपको क्लास में कवर कराऊँगा, ठीक है? ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका क्या है कॉन्टेम्पोरेरी इशू, इसके साथ आपका करंट अफेयर्स और स्कीम्स, स्कीम्स पे भी यूपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। देन फिर आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, ये आपका लेटेस्ट वाला होगा। ठीक है। अगर आप इन प्रोसीजर को फॉलो करते हो, तो आपका इकोनॉमिक्स का एक अच्छा बेस डेवलप हो जाएगा। पहले आपको उसका थ्योरी पता होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी नहीं पता होगा, अगर जीडीपी की बात हो रही है, अगर कहीं पे जीडीपी की बात हो रही है, कहीं करंट अफेयर्स में आ रहा है, अगर आपको पता ही नहीं कि जीडीपी क्या होता है, आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अगर आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं है, आपको ये समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको इस पे फ़ोकस करना है कि आपका थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। थ्योरी जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आप कॉन्टेम्पोरेरी इश्यू और करंट अफेयर से आप उसको रिलेट करोगे। फिर स्कीम्स वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस स्कीम्स को कवर करेंगे और फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से आपका पूरा इकोनॉमिक्स क्लियर होता है। ऐसे ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है? अब इसमें बेसिकली ये कैसे डिवाइडेड है? तो देखिए ये बेसिकली आपका सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो का। उसके बाद फिर आपका नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें आपको जीडीपी एंड ऑल ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस ये वाला पार्ट आएगा। मनी, बैंकिंग, फाइनेंस वाला पार्ट आएगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट वगैरह जो भी होगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद यहाँ पे हम लोग फिस्कल पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे जो भी बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होगा, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, जो हम लोग फिस्कल डेफिसिट वगैरह का ये जो भी कॉन्सेप्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट क्या-क्या होता है, सब्सिडीज़, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे। इसके साथ हम लोग इसका ट्रेडिंग कवर करेंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा हम लोग इसको यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे। ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, अगर आपको पता होगा तो एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन इंडस्ट्री सेक्टर एंड देन सर्विसेज सेक्टर, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो रूरल और अर्बन दोनों ही। और फिर हमारा लास्ट में क्या बचता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स का जो सिविल सर्विसेज का जो पेपर है, जो आपका सिलेबस है, वो इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो वन बाय वन हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? ये तो हो गया आपका कि हम लोगों को पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? अब आप लोग को एक और चीज़ मैं बता दूँ, रिवीजन। ये सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये की होता है।
रिवीजन इज द की टू सक्सेस, आपने पढ़ा होगा, बट अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सिविल सर्विसेज में आप देखोगे कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि डे बाय डे आपका सिलेबस एनहांस होता चला जाएगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस 20 दिन बाद इतना ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगा कि कवर कैसे करें। तो अगर आप उसमें रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो 20 दिन पहले क्लास में क्या हुआ था आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है? तो क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट्स बिफोर आप एक बार जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक बार 15 मिनट्स पहले रिवाइज करते हो, क्लास एंड होने की जस्ट बाद सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप 30 मिनट्स उसको रिवाइज करते हो और क्लास शुरू होने से जस्ट पहले अगर 15 मिनट्स उसको रिवाइज करते हो, तो इससे रिलेटेड पता है आपको डाउट क्रिएट होगा। और जब डाउट आप मेरे से पूछोगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस बनाने में मज़ा आएगा, यूपीएससी के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी को आप ज़रूर फॉलो करना। रिवीजन कब करना है? जब मैं क्लास खत्म कर दूँ, उसके 30 मिनट्स उसका रिवीजन। अगर आप रात में कर सकते हो रात में कर लो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको माने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लो, बट क्लास शुरू होने से जस्ट पहले 15 मिनट्स एक बार और रिवीजन करोगे। ऐसे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और एक बार आप रिवीजन पूरा जो भी आपने पढ़ा है उसको संडे को एक बार बैठ के आप रिवाइज कर लो। बस अगर आप इतना करते हो 45 मिनट्स का ये और संडे का 1 दिन का रिवीजन, अगर आप इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो तो क्लास के साथ-साथ आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस ओवर हो जाएगा और बहुत सारा कॉन्सेप्ट नियर अबाउट 70 टू 80% कॉन्सेप्ट आपका जब इकोनॉमिक्स का सिलेबस ओवर होगा उसके साथ ही आपका ये कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? जिसका न्यूज़पेपर रीडिंग करने का हैबिट नहीं है, प्लीज़ वो न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। बस 30 टू 45 मिनट्स भी जिसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, कम से कम 30 मिनट्स आप न्यूज़पेपर को रीड कर लो। रीड इट फॉर एट लीस्ट 20 डेज़। 20 डेज़ के बाद आपको कुछ-कुछ समझ आने लगेगा। जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा थ्योरी पोर्शन आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा टर्म आएगा जो आप उसको वहाँ से क्लियर करोगे, आपका कॉन्सेप्ट और भी एनहांस होगा, डेप्थ होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे ना तो इससे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन साथ-साथ आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, ये भी आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है? आपको जो सोर्स रखना है, वो आपको लिमिटेड रखना है, ठीक है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ना आप ज़रूर पढ़ना एनसीईआरटी। उसके बाद इसके लिए एक बुक आता है रमेश सिंह, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट ये लोग जानते होंगे आप लोग कि रमेश सिंह की बुक आती है। तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो बट इस बुक को लाइन बाय लाइन और पूरा कवर नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा, उसका आपको मैं खुद का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। एक-एक नोट्स मैं आपको अपना प्रोवाइड करूँगा और उस नोट्स में ए टू जेड सिलेबस कवर्ड है टिल डेट। आपको सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए कि आप इस नोट्स को पढ़ो। इस नोट से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो। ये दोनों पढ़ने के बाद भी अगर आपका मन करता है देन गो फॉर रमेश सिंह। ठीक है? बट इस दोनों के बाद आपको क्या करना है, जितने भी पास्ट ईयर्स के स्टेट पीसीएस के पेपर होंगे क्योंकि यूपीएससी क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट पीसीएस का जो पैटर्न होता है कभी-कभी उसको भी फॉलो कर लेता है, ठीक है? तो स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे कराऊँगा ही, बट अलग से भी अगर आपको लगता है कि आप उस सारे क्वेश्चंस को करना चाहते हो, तो आप उन सब क्वेश्चंस को एक बार बैठ के ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट्स और भी एनहांस होता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बता दें अभी या अगर नहीं है तो बता दें चैट कॉलम में क्लियर सर। यहाँ तक में कोई डाउट है? यहाँ तक कुछ आप लोगों को पूछना है? नो सर, गुड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो इट्स वंडरफुल, ठीक है। अब हम लोग आगे मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं आपको किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ये देखिए।
क्लास के जस्ट बाद आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। ये देखिए, आपको जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा है छोटा सा, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया। देखते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव एग्जामिन्ड इकोनॉमिक फोर्सेस बिहाइंड एवरीडे सोशल इश्यूज डिस्कस। तो ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस तरीके का नोट्स मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करूंगा। कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा सब चीज़ का मैं आपको नोट्स दूंगा। ये नोट्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कोई भी आसानी से इसको रीड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है, अगर नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे आराम से उसका इमेज लेके, उसका पिक्चर क्लिक करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, कि आज मैं आपको सब सारा डाउट आपको क्लियर कर दूं कि आपको कैसे-कैसे करना है, ठीक है? ओके, तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको उसका नोट्स प्रोवाइड करूँगा क्लास में। आई थिंक कि जो भी स्टार्टिंग का है मैंने आपको वो सब कुछ क्लियर कर दिया है। नाउ हम लोग अब सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये बताएँ कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। आपने देखा है सिलेबस यूपीएससी का इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? तो आप ये बताओ कि अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है इंडियन इकोनॉमी सिलेबस है, यूपीएससी का है, पढ़ना है, बट क्यों पढ़ना है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी? इकोनॉमी होता क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है, तभी तो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप होगा, हमारा सोच डेवलप होगा कि हम इकोनॉमी को सोचते किस तरीके से हैं। ऐसा नहीं कि पेपर में अगर जीडीपी दे रखा है, तो हम बस इसका कुछ फैक्चुअल चीज़ हमें पता है, उसी बेसिस पे हम बस जीडीपी को समझें और उसी तरीके से हम पेपर में लिख के आएँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो हमको समझना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी टॉपिक को ना उसका डेप्थ समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी? तो देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। अब इससे पहले आप मुझे ये बताइए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दो टर्म आप लोग बार बार देखते होंगे, क्या इसके बीच में आप डिफरेंस बता सकते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? आमीन, आप बताएंगे? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। इकोनॉमी, इकोनॉमी जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच। और इकोनॉमिक्स जो होता है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स कि जब आप इसका स्टडी करते हैं, यस सर, मीन्स जब आप इसका स्टडी करते हैं, तो स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और जो आपके डे टू डे लाइफ में जो गवर्न हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, ठीक है। और इसी का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? स्टडी, किसी भी चीज का स्टडी करना रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इसमें दो बड़े फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। एक होता है आपका प्रोडक्शन और दूसरा होता है कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है। और कंजम्पशन मतलब क्या होता है? जो कंज्यूम करता है। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ये सप्लायर होता है और ये डिमांड, ये डिमांड करता है, जिसको कंज्यूमर भी बोलते हैं। सप्लायर, कंज्यूमर, प्रोड्यूस, डिमांड। ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का बात आता है तो हम लोग कभी उसको इकोनॉमी बोल देते हैं, कभी इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है वो इकोनॉमी है, जिसको आप रीड करते हो उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी? हम लोग इकोनॉमी पढ़ते क्यों हैं? इकोनॉमी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग मुझे ये बताओ सबसे पहला, कि इकोनॉमी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स।
व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? कोई बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई? एक वर्ड बताइए कि क्यों हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया क्यों? टू नो द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री? नहीं, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने ट्राई किया, गुड, और हर ट्राई को मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, और आपने कहीं गलत ट्राई नहीं किया, अच्छा ट्राई किया है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसका ओरिजिन क्या है, क्यों ये स्टार्ट हुआ था? क्योंकि पता है जब आपको किसी चीज़ का ओरिजिन और कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ है ना, जब ये सब समझ आता है ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी जागने लगेगा धीरे-धीरे। और कोई बताएगा? ठीक है। क्लास को ना थोड़ा इंटरैक्टिव भी बनाएँगे, क्योंकि अगर मैं सीधा लेक्चर देता चला जाऊँ और आप लोगों से कुछ पूछूँ ना, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैं बीच-बीच में पूछता रहूँगा, ठीक है? इससे आप लोग बुरा मत मानना, नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी लर्न करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग का जो डिज़ायर है, वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज़ है, वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस हमारा क्या है, लिमिटेड है, और जो हमारा डिजायर है, जो ह्यूमन बीइंग का जो डिजायर है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके अनलिमिटेड डिजायर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, इसका जो स्टडी होता है, इसलिए हम लोग इस इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, किस चीज का स्टडी? कि हाउ सोसाइटी यूजेज लिमिटेड रिसोर्स और स्कार्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स। तो इस अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर उस कमोडिटी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में? तो ह्यूमन बीइंग में, पीपल में। इसी के स्टडी के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी इसलिए इम्पोर्टेंट है। टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, वेरी गुड, यस। अब जैसे ये सब जो आपने लिखा ना, टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, इस तरीके का स्टेटमेंट आप आंसर राइटिंग में पुट करना, तो आपका आंसर धीरे धीरे एनरिच होता है। ठीक है, ये देखिए, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज स्कार्स रिसोर्स, उस रिसोर्सेज का यूज करके क्या करते हैं, वैल्यूएबल कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और उस वैल्यूएबल कमोडिटी को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अमंग डिफरेंट पीपल। इसलिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लास का जो टाइमिंग है ना, ये 40 मिनट्स का भी है, तो 40 मिनट्स में सेशन ओवर हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अब देखिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस है ना, इसको मैंने ब्रॉडली 7 टू 8 पार्ट्स में इसको मैंने क्लासिफाई किया है। अब आप देखिए कि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस आपको हर जगह दिखेगा, कैसे? सबसे पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी को पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो मैं आपको धीरे धीरे ये सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज करिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ए बी सी। अगर आपको दिल्ली टू बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? प्लेन फ्लाइट ले सकते हैं, आप ट्रेन ले सकते हैं, आप बस ले सकते हैं, या फिर आप डी ऑप्शन ले लें, अपना पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब आप प्लेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, यहाँ पे टाइम सेव होगा। जब ट्रेन से जाओगे तो आपका मनी सेव होगा। जब बस से जाओगे तो और ज़्यादा मनी सेव होगा, बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जब अपने व्हीकल से जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, कंफर्ट ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो इसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो होगा, सपोज करो कि ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ठीक है,
बट आपने बी यूज किया, तो जो ए यूज नहीं करने से जो आपको लॉस हो रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, समझ आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान रखते हैं कि क्या हमारे सोसाइटी के लिए बेस्ट है, और उसी बेसिस पे वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हाँ, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने जब यूज किया ना, तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज न करने पे जो आपका कॉस्ट इनकर होता है, उसी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ गए? वेरी गुड। आपने बोला नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जब यूज करते हो आप, तो उससे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर आपने यूज नहीं किया, तो उससे रिलेटेड जो आपका कॉस्ट लगता है, दैट जो कॉस्ट इनकर होता है, उसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना, ये हमेशा इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को यूज करें, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। गिव एन एग्जांपल। अभी तो मैंने आपको दिया एग्जांपल कि सपोज किसी एक पर्सन के लिए 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। उसका बेस्ट ऑप्शन ए है, बट उसने क्या किया? बी सेलेक्ट किया। ठीक है? तो जब बी सेलेक्ट किया, तो ए सेलेक्ट करता तो जो उसको फ़ायदा मिलता, तो उतना फ़ायदा उसको बी सेलेक्ट करने पे नहीं मिला। तो जो फ़ायदा उस नहीं मिल पाया, जो बेनिफिट्स वो एन्जॉय नहीं कर पाया, उसी बेनिफिट को कहते हैं, जो नहीं एन्जॉय कर पाया, उसी बेनिफिट को कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे इसका डेफिनिशन भी लिखा है। When an option is chosen from alternatives, the opportunity cost is the cost incurred by not enjoying the benefit associated with the best alternative choice. In simple term, opportunity cost is the benefit not received as a result of not selecting the best option. अगर आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप बेनिफिट जो आपको मिलता है बेस्ट ऑप्शन से, वो बेनिफिट का तो आपको लॉस हो रहा है ना। तो जब जो लॉस हो रहा है, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बताइए, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आया? अब पेपर में अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टर्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा। रियाज, आपको समझ आया? आप पूछ रहे थे। यस। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए, एक इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको आप अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि इसी पे मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दूंगा। 100%। अरे वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, अब आप इस ये सारा जो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, इसको मैं एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और आप सबको करके आना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या है। तो गिव फॉरकास्ट फॉर इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? तो इकोनॉमी का फॉरकास्ट करते हैं। कैसे? तो आपने ये सुना है कि इंडिया विल बी द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इस तरीके का फॉरकास्ट आता है। फॉरकास्ट आता है कि थर्ड क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी होगा, वो क्या होगा? तो 20% डिक्लाइन करेगा। फिर कभी ऐसा फोरकास्ट आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% इंक्रीज करेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है? ये सब फोरकास्ट किया जा रहा है ना। ये सब फोरकास्ट कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस कहाँ आया? तो गिव फोरकास्ट फॉर इकोनॉमी। यस, लाइक चाइना विल बी ओवर यूएस बाय 2000। यस, वंडरफुल। ये देखिए, अब आपने क्या बताया कि आपने यही कॉन्टेम्पोरेरी इशू है, कि ये आपने इस कॉन्टेम्पोरेरी इशू को इस थ्योरेटिकल पोर्शन से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा बता के कॉन्टेम्पोरेरी इशू को कनेक्ट करते हो, तो एग्जामिनर विल बिकम हैप्पी। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताता है। क्यों रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो बताइए, अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होता हमारे सोसाइटी में, तो क्या होता? अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता हमारे सोसाइटी में, तो क्या होता? कौन बताएगा? पॉवर्टी, क्लासेस। वंडरफुल। तो एक लाइन में आप इसको बता सकते हैं, पुअर। ओके, पुअर। ठीक है, इसमें बता सकते हैं एक लाइन में, इनइक्वालिटी। ये सब जो आप लोग बता रहे हो ना, ये सब यही है, इनइक्वालिटी अराइज होता है।
और जब हमारा जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी हम लोग किस तरीके का सोसाइटी का एस्पिरेशन रखते हैं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिविलाइज्ड सोसाइटी का पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि क्लैश होने लगेगा आपस में, बहुत तरीके का परेशानी हो जाएगा। लोग, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो क्लैश क्रिएट होने लगता है। तो वही चीज़ है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इट विल लीड टू इनइक्वालिटी अगर प्रॉपर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो। ठीक है? तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है। हाउ टू अचीव सोशल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी हम लोग कैसे अचीव करें। ठीक है? ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, सोशल एफिशिएंसी। अब कोई ये बताएगा सोशल एफिशिएंसी क्या होता है, सोशल एफिशिएंसी? चलिए, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू कंट्री, ऑल। ठीक है? तो जब मार्केट फेल होता है, मार्केट फेलियर होता है, मीन्स कभी देखा है आपने कि मंदी का दौर चल रहा है, कभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, कभी बहुत बेकार है, कभी जीडीपी बहुत अच्छा है, कभी बहुत बेकार है। तो ये सब सोशल डेवलपमेंट, हाँ, अ काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अ काइंड ऑफ, बट सोशल एफिशिएंसी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है? मैं भी बताता हूँ, आपको फिर समझ आएगा कि आप जो सोशल डेवलपमेंट बोल रहे हो और सोशल एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है। ये बेसिकली मार्केट फेलियर पे डिपेंड करता है। मार्केट फेलियर, जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ ना, कि जैसे कभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किसी को पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है राइज इन, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको एक लाइन में इन्फ्लेशन बता दूं, इन्फ्लेशन खत्म हो गया। इन्फ्लेशन बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं पूरा समझाऊंगा, बट इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में थोड़ा पता होना चाहिए इन्फ्लेशन। अगर नहीं पता होगा तो फिर समझेंगे कैसे। राइज इन वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। ठीक है? राइज इन वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, इसी को बोलते हैं राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो कभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है सोसाइटी में, ठीक है, क्या हो रहा है, मार्केट फेलियर हो रहा है ना। इन्फ्लेशन बहुत हाई भी अच्छा नहीं है, थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए, बट बहुत हाई इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। तो जब ये मार्केट फेलियर हो रहा है, तो सोशली उसको एफिशिएंट कैसे बनाए, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एक रोल प्ले करती है। ठीक है? दूसरा इसका क्या, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ओके, गुड, वंडरफुल। राइजिंग वैल्यू ऑफ कमोडिटी। ठीक है? इसमें सोशल एफिशिएंसी में आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए, क्या है कि एक सिटी है, ठीक है, सिटी के बीच में कोई रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है? अब इस रेसिडेंशियल एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है?